हेलो। वेलकम टू गीता आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने यूपीएससी के कुछ पैटर्न यानी प्रीलिम्स के जो पेपर हुए थे उनके बारे में कुछ डिस्कस करा था कि कैसे किस रूप में पैटर्न बदल रहे हैं, उस रूप को वो कैसे हम उसको सामना करें, कैसे तैयारी करें ताकि बेहतर स्थिति में रहें और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। उसी के अगला क्लास है ये कि प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें। देखिए, किसी भी परीक्षा की जब प्रिपरेशन आप शुरू करते हैं तो उसके उसके माइंडसेट को समझने के लिए आपके पास दो हथियार हैं, और वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर, जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं वो, और दूसरा आपका सिलेबस। यह एक नेविगेशन सैटेलाइट की तरह काम करता है जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उसी दौर में हमने एक नेक्स्ट क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके सिलेबस को देखते हैं। और ये सिलेबस अभी माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस को। उससे पहले, सिलेबस देखने से पहले हमें एक थोड़ा यूपीएससी के जो नए अभ्यर्थी होंगे उनके लिए थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ कि देखिए, प्रीलिम्स के जो परीक्षा होती है, यूपीएससी 3 चरण में परीक्षा होती है, जिसमें यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है वो 3 चरण में होता है। कौन कौन सा? देखिए, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार। उसमें मैं आज प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें भी जीएस पेपर की सिलेबस की बात करेंगे, न कि सीसेट की। ठीक है, तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक जीएस का होता है पेपर 1 और पेपर 2 सीसेट का, जिसमें जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का, और टाइम होता है 2 आवर्स में आपको सॉल्व करना होता है। निगेटिव मार्क्स अगर आप पूछ रहे हैं तो निगेटिव मार्क्स भी इसमें ऐड है 1/3 का। साथ ही इसमें हम थोड़ा जीएस का बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, इसमें कितना मार्क्स अगर आप लाते हैं तो प्रीलिम्स के जीएस के पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें कट ऑफ जो था लास्ट ईयर यानी 2022 में जनरल का कट ऑफ गया था 88.22। यानी अगर आप इसमें 50% से कम भी अगर आप स्कोर कर देते हैं 200 में से तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस का है 82.83, 82.83 ईडब्ल्यूएस का है। इसके बाद ओबीसी का है 87.54। ठीक है, और एससी का है 74.08, और एसटी का है 69.35। ये कट ऑफ दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप 200 मार्क्स में से 200 मार्क्स को लाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं पढ़ाई करने के दौरान। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये कट ऑफ क्रॉस करने के लिए, अगर 88 है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी 50% आप सिलेबस को इस तरीके से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ताकि आप वहाँ पे गलत करने की चांस कम हो। तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। ये तो रही जीएस पेपर का, पेपर 1 का। पेपर 2 यानी सीसेट का होता है, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन होता है, यानी 200 मार्क्स का ये भी पेपर होता है। क्वालिफाई नेचर का होता है एकदम। इसमें 33% मार्क्स आपको लाना होगा। टाइम होता है ये भी 2 आवर्स में इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, निगेटिव मार्क्स इसमें भी होता है 1/3 का। और इसमें 27 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, यानी 67 मार्क्स अगर लाते हैं, तो आप सीसेट पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कल मैंने बताया था कि सीसेट का भी काफ़ी पेपर टफ आ रहा है, तो उस स्थिति की नज़र से आपको ये भी काफ़ी टफ लगने लगा है आजकल, और इसमें क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बट मुश्किल ज़रूर है, बट हम इसे प्रयास करेंगे कि काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए आप, तो इसमें आसानी होगा आपको इस पेपर को सॉल्व करने में। ये तो रही एक ओवरव्यू। जो नए अभ्यर्थी होंगे, अपने प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा, तो थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया। बट मेरा आज के क्लास का उद्देश्य था कि प्रीलिम्स के जो जीएस पेपर है उसका सिलेबस बता दूं आपको, और बुक लिस्ट बता दूं, ताकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि प्रीलिम्स के सिलेबस जो जीएस पेपर 1 है उसकी बात करते हैं। देखिए, ये आयोग के द्वारा सिलेबस दिया गया है, तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। आपके पास आपके पास इस जितने भी सिलेबस है, इसमें वेबसाइट पे सभी सिलेबस दिए गए हैं। आप डाउनलोड करके आप अपने पास रखिए, और रखिए ही नहीं बल्कि उसको एनालिसिस करना है आपको। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको ध्यान रख के एनालिसिस करना है, और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ उसको देखना है। प्रीलिम्स के सिलेबस में जो सिविल सर्विसेज के पेपर ये है प्रीलिम्स का, इसमें
यूपीएससी ने इसको विस्तार नहीं दिया है सिलेबस को, प्रीलिम्स के सिलेबस को, लेकिन मेंस में आपको विस्तार मिलेगा। तो जो भी सिलेबस में लिखा हुआ था वही टू द पॉइंट मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से नहीं ऐड किया है। ठीक है। राष्ट्रीय, देखिए सिलेबस इसका देखते हैं, जो पॉइंट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये करंट अफेयर्स का सिलेबस है। ठीक है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है कि एंशियंट मिडोल, ठीक है, यानी प्राचीन प्राचीन भारत पढ़ना है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है, साथ ही साथ आधुनिक भारत पढ़ना है। और उसमें सिलेबस में आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ऐड किया है, यानी आपको इम्पोर्टेंस समझना है जब आप पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से आयोग ने लिखा है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को पढ़ना है। इसमें आप आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट को भी ऐड करेंगे, ताकि प्रीलिम्स में वेटेज आर्ट एंड कल्चर का बढ़ते जा रहा है, तो उसको ध्यान देना है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल में क्या पढ़ना है, तो देखिए फोकस कहाँ करना है आपको प्रीलिम्स में, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों सेक्शन में आपको काफ़ी विशेष फोकस देना है। ठीक है, भूगोल, ये भूगोल सेक्शन हो गया, ये इतिहास और करंट अफेयर्स। भारतीय राजतंत्र और शासन, देखिए भारतीय राजतंत्र और शासन, ये पॉलिटी वाला सेक्शन है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, संविधान पढ़ना है। ठीक है, यूपीएससी ने लिखी हुई है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ठीक है, लोक नीति, ठीक है, और अधिकारों संबंधी मुद्दे, मतलब ये कि इसमें संविधान आपको पढ़ना है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है भारत की वो उसको पढ़ना है। और विशेष रूप से आयोग ने पंचायती राज सिस्टम लिखा हुआ है, तो आपको इस पर फोकस करना है। मतलब कि देखिए जो जो सिलेबस में दे दिया हुआ है आयोग ने, उस पर क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। इसके बाद लोक नीति है, अधिकारों से संबंधित मुद्दे हैं, तो इसको आपको देखना है। फिर है पॉलिटी हो गया, इसके बाद इकोनॉमी है, इकोनॉमी वाला सेक्शन है 5 नंबर। ठीक है, तो इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या पढ़ना है, सतत विकास पढ़ना है आपको। ठीक है, गरीबी पढ़नी है, समावेशन पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ना, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में जो की गई पहल है वो सरकार के द्वारा, वो आपको विशेष ध्यान करना है। ठीक है, इसके बाद इन्वायरमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे इन्वायरमेंट के सेक्शन में क्या पढ़ना है आपको, देखिए पर्यावरणीय पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंट, इकोसिस्टम का जो बात कर रहा है इसमें। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। इसके बाद क्लाइमेट, जो चेंजेस हो रही है, जलवायु परिवर्तन, उससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए एक लाइन लिखा हुआ है कि विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, तो इसको भी विशेष ध्यान देना है कि सिलेबस में जो बातें लिखी हुई है उस पर विशेष ध्यान दे करके आपको पढ़ना है। इन सिलेबस को विस्तार से समझने के लिए अगर आप अपने स्तर से समझना चाहते हैं, तो सबसे एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं लिखा हुआ है यूपीएससी ने, तो इसका विस्तार देने के लिए आपके पास एक हथियार है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को इस रूप में आप उसको विस्तार दीजिए कि आपको सिलेबस की जो नहीं दिया हुआ है वो भी आपको उसमें दिखाई देगा, और आप सिलेबस को भी विस्तार देने में अच्छा महसूस करेंगे आप, और पेपर को सॉल्व भी करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से। ठीक है, तो उसी तरीके से है, मतलब जैसे अब हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा एक और सेक्शन है साइंस वाला, मेरे छोड़ रहा हूँ, रुकिए, साइंस वाला एक सेक्शन है, इन्वायरमेंट का वर्ड, एक साइंस का सेक्शन है, जनरल साइंस। सिलेबस में केवल जनरल साइंस लिखा हुआ है, बट आप याद रखिए जनरल साइंस यूपीएससी में वेटेज कम है। आपको साइंस टेक्नोलॉजी, जितने भी साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है विशेष करके। ठीक है, इसमें सामान्य विज्ञान लिखा जरूर है, बट आपको इसमें टेक्नोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस सारे क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब बुक लिस्ट बताना है, तो मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिएगा आप, इसके बाद मैं इसको मिटा करके, इन्वायरमेंट ये साइंस था।
देखिए, मैंने कुछ बुक लिस्ट लिखी है। जो मैंने इस सिलेबस लिखा था, इसको कैसे कवर करना है, आपके पास क्या रिसोर्स होना चाहिए जिससे आसानी से इसको कवर करके प्रीलिम्स की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं आसानी से। देखिए, सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी को कैसे कवर किया जाए। बेसिक बुक्स आपके पास जो है बता देता हूँ मैं एक बार। एनसीईआरटी। देखिए, एकदम अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भी नए स्टूडेंट हैं, तो आपको सिक्स से ट्वेल्थ या इलेवेंथ क्लास तक, मैं कहूँगा ट्वेल्थ तक कर लेना। दो बुक है, जो एक आईआर से संबंधित है एक बुक, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। सिक्स से ट्वेल्थ में लिख देता हूँ, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटी का सिक्स से ट्वेल्थ तक। लेकिन जो कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, समझ लिए हैं कि भाई चलो अब मैं सिक्स ट्वेल्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए क्या हो सकता है। देखिए, एनसीईआरटी में जो नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट, वो तो सिक्स ट्वेल्थ पढ़ेंगे। लेकिन ओल्ड स्टूडेंट बनिए, 2 साल 1 साल पढ़ाई कर लिए, सिलेबस कुछ जान गए, पढ़ लिए, उनको समझ में आ रहा है, तो एनसीईआरटी सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उनके लिए क्या है, देखिए आप सिंपल सी इलेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी है दो। एक है सिद्धांत वाला और एक व्यवहार। ये दो बुक है इलेवेंथ का, आपको पढ़ना है। ठीक, और इसके बाद कॉमन बुक है लक्ष्मीकांत, जो बाइबल माना जाता है, लक्ष्मीकांत। एनसीईआरटी सिक्स से ट्वेल्थ, जो एकदम कुछ नहीं समझते हैं पॉलिटी, उनको पढ़ना है। जो कुछ समझते हैं उनको पॉलिटी अच्छे से समझ में आती है, तो ज़्यादा मत करें। इलेवेंथ क्लास के दो बुक है, सिद्धांत और व्यवहार वाली, ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं। साथ में लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना होगा। लक्ष्मीकांत की बुक मार्केट में मिल जाती है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये तो लक्ष्मीकांत का हो गया। अब है हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ा। एक बार इसको मिटा देते हैं हम। एक बार देख लीजिए, अगर पॉलिटी एक बार मैं बोल देता हूँ। पॉलिटी एनसीईआरटी सिक्स से ट्वेल्थ न्यू स्टूडेंट के लिए, कुछ पढ़े जानते हैं उनके लिए इलेवेंथ के, केवल इलेवेंथ का वो ले सकते हैं। सिद्धांत और व्यवहार वाला दो बुक है इलेवेंथ क्लास का, और लक्ष्मीकांत बुक। ठीक है, मिटा देता हूँ। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको एनसीईआरटी से उठाना है। एनसीईआरटी में आपको क्या, 6, 7 और 8 इतना पढ़ लेना है। ठीक, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा, ओल्ड एनसीईआरटी में, ये न्यू एनसीईआरटी है। देखिए, एनसीईआरटी 6, 7, 8 क्या करना है आपको, न्यू एनसीईआरटी। अब ओल्ड एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है आपको। देखिए, एक तो बुक है आपका एंशियंट का, यानी प्राचीन भारत का है। प्राचीन के लिए आपको लेना है आर एस शर्मा। और मध्यकालीन के लिए लेना है आपको सतीश चंद्रा। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं सुधार करके आपको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा। बट ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूँ। हिस्ट्री 6, 7, 8 न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है आपको, दो है बुक, एक प्राचीन भारत का आर एस शर्मा, मध्यकालीन भारत का सतीश चंद्रा, और मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ना है तो आपको स्पेक्ट्रम से इनफ है, इससे आप कवर कर लेंगे। अब एक सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर का, इसमें आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करोगे आप। देखो, एक तो इलेवेंथ क्लास का है एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स का, उसको पढ़ लेना है आपको। और दूसरा, नितिन सिंघानिया से आपको सप्लीमेंट कर लेना है। जो जो टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है, नितिन सिंघानिया। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और इलेवेंथ क्लास का फाइन आर्ट्स का बुक, ये हो गया। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होती होगी थोड़ी। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ना है, इलेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी, ठीक, और नितिन सिंघानिया सर का बुक। इसके बाद
6, 7, 8 का न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, हिस्ट्री का ही। और प्राचीन भारत का आर एस शर्मा का एक बुक आती है, वो पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का सतीश चंद्र का बुक पढ़ना है। और मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम से काम हो जाएगा आपका, ठीक। ये तो रहा हिस्ट्री का। हिस्ट्री और पॉलिटी हमने कर दी। इसको मिटाते हैं और आपको अब ले चलते हैं, एक मिनट, हिस्ट्री। अब ज्योग्राफी पे, ठीक है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, आप देखिए। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में सबसे पहले आपको, अगर आप एकदम बिगनर्स हैं तो, या फिर आप पढ़े भी हैं, तो मैं एडवाइस दूंगा आपको एनसीईआरटी पहले आपको 6 से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, ठीक है। दूसरा, इसके बाद एटलस आपको पढ़ना होगा। एटलस की सहायता लेकर के उसको, ज्योग्राफी को आपको पढ़ना होगा। एटलस हो गया। इसके साथ ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ बुक्स हैं जो आपको मैपिंग करने में काफ़ी मदद करेंगे। किस रूप में मदद करेंगे मैं बताऊंगा। देखिए 6, 7, 8, 6, 7, 8 ये एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी। ध्यान रखिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी है 6, 7, 8। इसको आपको मैप जब आप करेंगे तो इसकी सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी है ये, यानी देखो 6 से 12th क्लास तक एनसीईआरटी न्यू आपको पढ़ना है, और एटलस की लेना है। और एटलस को और बेहतर करने के लिए मैपिंग 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी है, उसको आपको कवर कर लेना है। आसानी से आप मैपिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। और अगर आप इससे भी ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो किसी कोचिंग क्लास का नोट्स, किसी कोचिंग क्लास के नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। ज्योग्राफी हो गया, इसको मिटाते हैं। आप एक बार देख लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, एटलस 6, 7, 8, ठीक है। 6 एटलस आपको खरीदना है, और 6, 7, 8 ओल्ड एनसीईआरटी मैपिंग की सहायता के लिए किसी कोचिंग क्लास का नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब इकोनॉमिक्स। देखिए इसके 11th क्लास का एक एनसीईआरटी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी नाम से। 11th क्लास का एक एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमी से, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी सहायता लेंगे आप। और इसके बाद आप देखिए, मैं जो करा था मुरनाल सर का लेक्चर, उनके नोट्स वगैरह मैंने पढ़ा था, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट की सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है। बस इतना करेंगे तो आपका प्रीलिम्स में इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो 11th का एनसीईआरटी, ठीक, मुरनाल सर का लेक्चर और उनके प्रिंटेड नोट्स होते हैं वो। अब लेक्चर का आपको देखना पड़ेगा। अब बिना लेक्चर के भी आप पढ़ सकते हैं, उनके विन करके लेक्चर्स आते हैं, अब पुराने लेक्चर्स हैं, उसकी सहायता ले सकते हैं यूट्यूब पे। इकोनॉमी सर्वे और बजट, इसकी सहायता से आप थोड़ा अपनी इकोनॉमी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इकोनॉमी में 11th क्लास का एनसीईआरटी, जो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। मुरनाल सर का लेक्चर, जो कि एकदम कंप्लीट पैकेज है इनकी, अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको सप्लीमेंट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट। कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी मुरनाल सर के लेक्चर में, तो उनके लिए क्या समाधान है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। किसी रामेश्वर सर का एक आती है क्लास नोट्स, उनको पढ़िए। और मैं बताऊंगा, इसके करंट अफेयर्स बेस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरीके से किसी कोचिंग क्लास का प्रिंटेड नोट्स की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा देख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने जो किया था मैंने आपको बता दी, इसकी हेल्प ले सकते हैं आप। मिटाते हैं इसको। देखिए आपका हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में देखो, दृष्टि दृष्टि क्यूक बुक, दृष्टि क्यूक बुक मैंने पढ़ा था, ठीक है।
अच्छी बुक है, इसको आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो शंकर आईएएस पढ़ते हैं, बट मैं आपको एडवाइस यही दूंगा, एक पीएमएफ करके आता है बुक, वो भी लोग पढ़ते हैं। बट दृष्टि क्यूक बुक हमारे लिए अच्छा है, हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए, तो ये पढ़ सकते हैं आप। और एनसीईआरटी की सहायता ले सकते हैं। एनसीईआरटी जो लास्ट चैप्टर बताते हैं लोग, बट मैंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट कि इसी से मेरा काम हो गया, क्यूक बुक से और करंट अफेयर से, तो मैंने यही पढ़ा। ठीक है, दृष्टि क्यूक बुक एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक, अब ये हो गया। अब साइंस टेक एक बच रहा है, उसको देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि की बुक आती है, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर। करंट अफेयर्स अब अपडेट करवाएंगे, अभी बताते हैं कैसे करंट अफेयर्स को मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं साइंस टेक का। साइंस टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, सबसे पहले आप 6 to 10 तक एनसीईआरटी को पढ़िए, ताकि आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़िया हो जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसमें मार्केट में बुक्स है, बट सिलेबस को कवर नहीं कर पाता उस स्तर से। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल साइंस कर लीजिए। इसके बाद कोई कोचिंग अच्छी है, उसके आपके प्रिंटेड नोट्स ले लेना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ मत कीजिए, प्रीवियस क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की सहायता इसमें लेना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो बताएंगे करंट अफेयर्स, तो मैं हिंट कर दूंगा सारे विषय का। ठीक है, चलो अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए 6 to 10 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना है, और किसी कोचिंग क्लास की नोट्स आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, उसको देख के समझ लीजिएगा। और करंट अफेयर्स आपको इसके साथ जोड़ के आपको 1.5 साल के मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं। अब अब मैं लास्ट है टॉपिक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए क्या करना है उसको बता देता हूँ मैं। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ना है, देखिए मैं जो पढ़ता हूँ बता देता हूँ आपको, अपने सुविधा अनुसार पढ़ लेना है। द हिंदू, आप किसी भी माध्यम से हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी का अखबार, मैं अपने तरफ से ये कहूँगा। ठीक, इसके बाद दूसरा पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस। इसके बाद तीसरा नंबर पे मंथली मैगजीन। इसके बाद एक वेबसाइट को फॉलो करो, देखिए द हिंदू जो लोग पढ़ रहे हैं वो छोड़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो द हिंदू छोड़ सकते हैं। मंथली मैगजीन दोनों लोगों के लिए कंपलसरी कहें, या अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो तो, लेकिन आप रख सकते हो। मंथली मैगजीन रखिए सप्लीमेंट के लिए, अगर कोई आप द हिंदू में पढ़े न्यूज़ इसमें नया मिला तो उसको पढ़ लीजिए, अगर इसमें पढ़े हैं तो इसमें छोड़ दीजिए। मंथली मैगजीन ले लीजिए, पढ़िए उसको, और एक न्यूज़पेपर यानी द हिंदू, और एक मंथली मैगजीन, और एक वेबसाइट जैसे दृष्टि का मैं फॉलो करता हूँ। दृष्टि में 5 क्वेश्चन आता है, आपको उसकी सहायता लेनी है। 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं हर दिन, तो उसकी सॉल्व करोगे आप, तो पेपर जो पढ़ रहे हो रोज़ का रोज़ वो रिवाइज भी होगा वहाँ पे, और कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो यहाँ से, ताकि प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ये जितने भी करंट अफेयर्स मैंने बात बताया, ठीक है, और सिलेबस मैंने लिखवाया था, उन सभी सिलेबस में जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, उन सब में इंटरलिंक करके पढ़ना है करंट अफेयर्स। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा तो आर्ट एंड कल्चर के कुछ घटनाएं इसमें आएंगी, तो आप उसको इंटरलिंक करके पढ़ना है। ठीक है, उसी तरीके से आप कोई मॉडर्न इंडिया में कोई व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो बड़े पर्सनालिटी हैं, जैसे विवेकानंद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कोई घटना चल रही है, कुछ बन रही है, या कुछ विवाद चल रहा है, तो आपको स्टैटिक पार्ट में पढ़ना है जाके, और यहाँ कुछ नया है उसको ऐड कर लेना है। ठीक, करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। साइंस टेक में जैसे मैंने बताया था कि कोचिंग क्लास के नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, साथ में इसकी सहायता ले सकते हैं। स्टैटिक के लिए ही बताया था मैं, प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए, लेकिन जो घटनाएं घटेगी करंट अफेयर्स में, उसको आपको उससे इंटरलिंक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और मैंने अपने तरफ से जो कुछ भी बताना था बता दिया हूँ। आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो ही आपको क्वेरी हो इस क्लास में, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा,
वो इसी नाम से है, इस गीता IAS एकेडमी नाम से। आप सर्च करोगे आ जाएगा, उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी हो उसमें बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दें। ठीक है, थैंक यू।